पूर्ण प्लेस है चनहुदारो। चनहुदारो या चनहुदड़ो। और ध्यान रखेंगे चनहुदारो वॉज द ओनली रूरल प्लेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ये इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। बाकी जितने भी स्थल मिले हैं उन सबको शहरी स्थल माना गया है, क्योंकि सारी जगहों पर पक्की ईंटों के ही मकान बने हुए हमें मिले हैं। लेकिन इकलौता चनहुदड़ो या चनहुदारो एक ऐसा प्लेस था जहां पर सारे के सारे मकान कच्ची ईंटों के बने थे। बाकी जगहों पर ईंटें रेक्टेंगुलर शेप की हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनली चनहुदरो वो वैसा प्लेस है जहां से हमें गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर लोग गोल ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे और सारे के सारे मकान कच्ची ईंटों से बने हुए थे। इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये लोग शहरी नहीं बल्कि क्या हुआ करते थे, ग्रामीण हुआ करते थे। ये ग्रामीण स्थल था, इसको हमने रूरल प्लेस माना है। और यहाँ से मिलने वाली चीजों में इंपॉर्टेंट चीजें हैं एविडेंसेस ऑफ बैंगल्स एंड लिपस्टिक्स। चरहुदड़ों से ही हमें चूड़ियों के और लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें ये जानकारी मिली है कि यहाँ के लोग या यहाँ की महिलाएं जो हुआ करती थी वो मेकअप किया करती थी, जिसमें वो मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां है ना और लिपस्टिक्स का इस्तेमाल किया करती थी। इसके अलावा चरहुदड़ों से ही हमें मिला है अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र भी हमें कहां से प्राप्त होता है? चनहुदड़ों से। एक ऐसा चित्र बना हुआ मिला है जिसमें बिल्ली दौड़ रही है और बिल्ली का पीछा एक कुत्ता कर रहा है। अ पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग। इसके अलावा चनहुदड़ों से ही हमें प्राप्त हुई हैं सिलिंड्रिकल सील्स या बेलनाकार मोहरें। सिलिंड्रिकल सील्स या बेलनाकार मोहरें भी हमें प्राप्त होती हैं चनहुदड़ों से। तो चनहुदड़ों से मिलने वाली इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शनल चीजें हैं। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज लोथल। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1350 से भी ज्यादा साइट्स हमें मिल चुकी हैं, लेकिन एग्जाम में हमेशा है ना ध्यान रखेंगे 3 साइट्स के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या तो हड़प्पा के बारे में या मोहनजोदड़ो के बारे में या फिर लोथल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोथल की। मैंने अभी आपको बताया लोथल वॉज द पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था और यहाँ से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। इसीलिए हमने लोथल को ही क्या माना है? वाणिज्यिक राजधानी या कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन यहाँ से मिलने वाली इंपॉर्टेंट चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्शियन करेंसी, फारस की मुद्राएं। लोथल से हमें पर्शियन करेंसी मिली है या फारस की मुद्राएं मिली हैं, जिससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि जो लोथल के लोग थे वो पर्शिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या व्यापार किया करते थे। और यही कारण है कि पर्शियन करेंसी या फारस की मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। और क्योंकि करेंसी मिली है इसीलिए क्वेश्चन बनेगा कि बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में है ना जो करेंसी हुआ करती थी, जो मुद्रा हुआ करती थी, वो किसकी बनी होती थी? आपको ऑप्शन में मिलेंगे। पहला ऑप्शन ए मिलेगा आयरन, ऑप्शन बी मिलेगा कॉपर, ऑप्शन सी मिलेगा ब्रॉन्ज और ऑप्शन डी मिलेगा नन ऑफ द अबव। और क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, इसीलिए जैसे ही आपसे पूछेंगे कि बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता की करेंसी किसकी बनी होती थी, तो डेफिनेटली हम अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? ब्रॉन्ज की तरफ। कि डेफिनेटली वो किसकी बनी होगी? ब्रॉन्ज की बनी होगी, क्योंकि हम पढ़ ही कांस्य युगीन सभ्यता रहे हैं या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई भी करेंसी नहीं चलती थी। यहाँ पर चलता था बार्टर सिस्टम, जहां पर वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान लोग किया करते थे। यहाँ पर किसी भी करेंसी या किसी भी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन हमें कुछ फारस की मुद्राएं, कुछ पर्शियन करेंसीज कहाँ से मिली हैं? लोथल से। इसके अलावा
लोथल से ही हमें मिला है बोन्स ऑफ अ हॉर्स, घोड़े की अस्थियां। बोन्स ऑफ अ हॉर्स, घोड़े की अस्थियां। इसके अलावा लोथल से हमें मिलता है एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स, चावल के दानों के साक्ष्य। एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स या चावल के दानों के साक्ष्य। somebody is asking कि मुद्राएं और मोहरों में क्या डिफरेंस है। मोहरें बिल्कुल बेसिकली सील्स के लिए क्या कहा गया है ना, जो स्टैंप लगाने के काम आती हैं, जो सील लगाने के लिए काम आती हैं, वो मोहरें कहलाती हैं। मुद्राएं बेसिकली करेंसी के लिए है ना, करेंसी को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। इसके अलावा लोथल से ही हमें मिला है एविडेंस ऑफ अ ममी, एक मम्मी का साक्ष्य। हम सब जानते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, है ना, या मिस्र की सभ्यता में ही ये प्रथा चलती थी कि जब व्यक्ति मर जाया करता था तो उसकी डेड बॉडीज को ना तो दफनाया जाता था और ना ही जलाया जाता था। वो ऐसा मानते थे कि ये मृत्यु नहीं है, बस ये मनुष्य इस, है ना, इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चला गया है, और उस दुनिया में उसे उन सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिन चीजों का इस्तेमाल वो इस दुनिया में कर रहा था। इसीलिए ना तो दफनाया जाता था ना ही जलाया जाता था डेड बॉडीज को। डेड बॉडीज पर एक पेस्ट लगाकर पूरे शरीर पर पट्टियां बांध दी जाती थी और उसे क्या बनाया जाता था, एक ममी बनाया जाता था। वही क्या कहलाती है, एक ममी कहलाती है। और उसके साथ उसके सारे की सारी बिलोंगिंग्स, उसकी ज्वेलरी, उसके कपड़े, उसका राशन का सामान, उसके बर्तन, उसके पेट्स, साथ में सारे के सारे रख दिए जाते थे, क्योंकि वो लोग ऐसा माना करते थे कि ये मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि ये व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चला गया है, जहां पर वो इन सारी की सारी चीजों का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हमने कहा कि हमें एक लोथल से ही क्या मिली है, एविडेंस मिला है एक मम्मी का। हमें एक मम्मी का साक्ष्य हमें लोथल से मिलता है। और एक मम्मी का लोथल से मिलना साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि जो लोथल के लोग थे वो केवल पर्शिया तक, केवल फारस तक नहीं, बल्कि कहां तक पहुंचे हुए थे, इजिप्ट तक या मिस्र तक। क्योंकि वो मिस्र गए होंगे या फिर मिस्र के लोग लोथल आए होंगे, इसीलिए वहां का एक कल्चर जो क्या था, ममी कल्चर, वो हमें कहां पर देखने को मिला है, लोथल में मिला है। तो ध्यान रखेंगे, ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल चीजें हैं जो हमें प्राप्त होती हैं कहां से, लोथल से। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आने की क्या रहती है, संभावनाएं रहती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अगर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा या आद्य ऐतिहासिक काल में रखा, तो ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपियों की या स्क्रिप्ट्स की कौन सी विशेषता थी जिसकी वजह से उन्हें आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। तो ध्यान रखेंगे, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड 64 बेसिक सिंबल्स। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे, और इन्हीं मूल चिन्हों से ये पूरी की पूरी लिपि को लिखा जाता था, और इस लिपि को कहा जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था। और भाव चित्रात्मक लिपि इसलिए कहते थे क्योंकि चित्र बना बनाकर ही इस लिपि को लिखा जाता था। ये बात तो तय है, हम आज तक भी इस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, ये हम नहीं जानकारी हासिल कर पाए हैं कि लोगों ने इस स्क्रिप्ट में, इस लिपि में क्या कन्वे करने की कोशिश की थी। लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया कि इस सभ्यता की लिपि को किस प्रकार से लिखा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को, या ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, इसको किस तरीके से लिखा जाता था। ऑप्शन ए आपको मिलेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
ऑप्शन बी मिलेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑप्शन सी मिलेगा लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट, या ऑप्शन डी मिलेगा राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट। लेकिन आप ध्यान रखेंगे दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस लिपि को पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ये तरीका हुआ करता था इस लिपि को लिखने का, लेकिन इस लिपि में लिखा क्या गया ये आज तक भी, है ना, डिकोडेबल नहीं है, या अभी तक भी इसको डिकोड नहीं किया गया है। आदित्य राज, फाउंडर ऑफ लोथल, पिछली क्लास में हमने बात की थी लोथल की खोज SR राव ने की थी, हमने लास्ट क्लास में लिख लिया था। तो इस लिपि को पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कैसे हुई। इस पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग, है ना, व्यूज दिए हैं, अलग अलग मत दिए हैं। अगर हम कुछ इतिहासकारों की बात माने, कुछ ने ऐसा कहा कि पूरे के पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मलेरिया फैल जाने के कारण ये सिविलाइजेशन क्या हुई, समाप्त हुई। कुछ ने ऐसा कहा कि नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हुआ, जिसकी वजह से सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो गए, समाप्त हो गए, और उन्हीं रिसोर्सेज के खत्म हो जाने की वजह से ये सिविलाइजेशन भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके बाद कुछ इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि क्लाइमेट चेंज इस सभ्यता के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण रहा, कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही लोग वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन जो सबसे ज्यादा वैलिड व्यू माना जाता है इस सभ्यता के खत्म होने का, वो यही है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ था, क्योंकि ऐसा माना गया है कि लगभग 1750 ईसा पूर्व में या 1750 BC में इस पूरे के पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बाढ़ आ जाने की वजह से ही ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन क्या हो गई, समाप्त। और हमने सबसे ज्यादा वैलिड व्यू भी किसको माना है, फ्लड को माना है। तो ध्यान रखेंगे इन अबाउट 1750 BC दैट सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड। लगभग 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ। और हम सब जानते हैं नेचुरली किसी भी सिविलाइजेशन को, है ना, समाप्त करने की जो सबसे ज्यादा पावर है वो किसके पास है, नेचर के पास। और नेचुरली पानी में ही वो ताकत है जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसके बाद लगभग 250 साल तक क्या हुआ इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। इसके बाद हमें ये जानकारी मिलती है कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1500 साल पहले भारत में आर्यंस का आगमन हुआ, और उन्होंने ही हमारे देश की दूसरी सिविलाइजेशन शुरू की, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि एक रूरल सिविलाइजेशन थी, जिसको हमने क्या कहा है, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। तो एक बार मैं आपके क्वेश्चंस देख लेता हूं, उसके बाद हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। अभिषेक गौर जी, अगर आपको इनके फाउंडर्स के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। आप ये मान के चलिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, है ना, केसेस में ही ऐसा हो सकता है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप उनको पढ़ लीजिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक चीज को 4-5 बार पढ़ लेंगे तो आपको ऑप्शंस देख के आंसर याद आ जाएगा। एक बारी मैं क्लास के बाद, है ना, जो आपको नोट्स अपलोड किए गए हैं ना, वो मैं एक बारी चेक कर लूंगा, अगर उसमें कुछ भी एडिशन होगा तो वो मैं करवा दूंगा। आपको इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
भाई आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों ने चीजों को समझने के लिए बैच ज्वाइन किया या नोट्स बनाने के लिए? है ना, नोट्स पे से ज्यादा, है ना, नोट्स से ज्यादा है कि आप जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। रही बात नोट्स की, वो मैं एक बार ही चेक कर लूंगा, अगर वो इनकम्प्लीट है तो मैं आपको कंप्लीटली भेज दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री हिस्टोरिक के पूरे नोट्स नहीं है, प्री हिस्टोरिक के नोट्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास में मैं सारी की सारी चीज़ें लिखवा कर गया था प्री हिस्टोरिक पीरियड की। तो आपको उसके नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती है जो आप स्किप करते हैं, ठीक है ना, तो क्लास खत्म होने के बाद आपको वीडियो दोबारा से, है ना, रिप्ले करने का ऑप्शन होता है आपके पास, तो आप उसको दोबारा से रिप्ले करें। अगर आप क्लास के दौरान ही टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। जो ममीज हुआ करती थी, है ना, उन्हें मिस्र में, है ना, तो उनके ताबूतों में रखकर उनके ऊपर पिरामिड्स बना दिए जाते थे। जो पिरामिड्स होते हैं इजिप्ट में, उन्हीं के अंदर ममीज को रखा जाता था। लेकिन जो हमारे देश में, है ना, भारत में जो मिला है वो एक नॉर्मल ताबूत मिला है, जिसमें एक, ये जो ममी का एविडेंस जो हमें लोथल से मिला था, ये दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है अभी भी। सबसे पहले करेंसी किस कंट्री में स्टार्ट हुई थी? क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो आप, है ना, आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले पेपर करेंसी किस कंट्री में स्टार्ट हुई थी, है ना। अगर, है ना, करेंसी किस कंट्री में स्टार्ट हुई थी तो ये हम कैसे जान पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि हम तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं आशुतोष जी, ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले पेपर करेंसी कहाँ पर शुरू हुई थी, तो वो चाइना में पेपर करेंसी शुरू हुई थी सबसे पहले। प्रीति मिश्रा, जो सबसे ज्यादा, है ना, वैलिड व्यू दिया गया है इसके खत्म होने का, वो ऐसा माना गया है कि लगभग 1750 बीसी में, 1750 बीसी में एक फ्लड, एक बाढ़ आ जाने की वजह से ही इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का अंत हुआ था, जिसको हम सबसे ज्यादा वैलिड व्यू मानते हैं। विच वॉज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, हड़प्पन और ब्रह्मी? भाई देखिए, भारत में साधना, साधना झा, देखिए, जो भारत में सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिले हैं वो हमें अशोक के मिले हैं, जो ब्रह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। और अभी हम अशोक से बहुत पीछे हैं, तो डेफिनेटली जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो ज्यादा पुरानी है किससे? ब्रह्मी लिपि से। पूजा कौर, हाँ जी, ये मेरा सेकंड सेशन है हिस्ट्री का। इससे पहले एक डेमो क्लास हुई थी, है ना, और उसी में हमने थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक स्टार्ट किया था। तो आप पिछली वाली वीडियो अगर रिप्ले करेंगे तो आपको उसमें पुराना वाला सेशन मिल जाएगा। ये मेरी सेकंड क्लास है, ये मेरा सेकंड सेशन है। इससे पहले सिर्फ एक क्लास हुई थी 2 आवर्स की, ना वो अवेलेबल होगी, आप उसमें से देख सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जौ की खेती करने के हमें क्या मिलते हैं? साक्ष्य। बार्ली सबसे पहले होगा। अभिषेक गौर जी, नोट्स बायलिंगुअल के नहीं होते हैं, नोट्स तो या तो इंग्लिश के होते हैं या हिंदी के होते हैं, है ना। बायलिंगुअल सिर्फ आप बोल सकते हैं, अब हर एक चीज को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इंग्लिश के भी नोट्स और हिंदी के भी नोट्स मैं अपलोड करवा दूंगा, जो आपको बेटर लगे आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा।
प्रांशु आर्य, हाँ जी, मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ। मुखर्जी नगर दिल्ली में जितने भी जीएस स्पेशल के बैच होते हैं पैरामाउंट में, वो सारे के सारे उसमें हिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूँ। मेरे ऑफलाइन क्लास भी चलते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑफलाइन क्लास में सिर्फ दिल्ली मुखर्जी नगर में लेता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली चीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की। अगला होता है वैदिक पीरियड या वैदिक काल, और इसे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का पीरियड कहा गया है, जो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, जिसे हम कहते हैं, ये पीरियड कहलाता है ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल। और ये पीरियड कहलाता है पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। और इस पीरियड को वैदिक पीरियड या वैदिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो शब्द है वैदिक, ये बना ही किससे है? वेद से। और वेद का अर्थ ही क्या होता है? ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज। और ज्ञान वही देगा जो ज्ञानी होगा, और जो ज्ञानी होगा वो डेफिनेटली हमसे क्या होगा? श्रेष्ठ या सुपीरियर। इसीलिए आर्य का मतलब ही क्या होता है? श्रेष्ठ या सुपीरियर। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या सुपीरियर। बेसिकली ऐसा माना गया है कि 1500 बीसी में भारत में आगमन हुआ था किसका? आर्यंस का या आर्य का। लेकिन आर्यंस कहां से आए थे, है ना, इस पर भी अलग अलग इतिहासकारों के क्या हैं? अलग अलग व्यूज हैं। लेकिन हम जो सबसे ज्यादा वैलिड व्यू मानेंगे वो मानेंगे किसका? मैक्स म्यूलर का। आर्यंस भारत में कहां से आए, इसके पीछे सबसे ज्यादा वैलिड व्यू है मैक्स म्यूलर का, क्योंकि मैक्स म्यूलर ने ही ऐसा कहा कि भारत में आर्यंस कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। इन्हें मध्य एशिया का माना जाता है। ये सेंट्रल एशिया से, ये मध्य एशिया से आए थे। लेकिन इस पर और भी कई लोगों के अलग अलग क्या है? व्यूज हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें उत्तरी ध्रुव का माना है, इन्हें नॉर्थ पोल का माना है। और उधर भारत में हम सब जानते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसा माना है कि भारत में आर्यंस कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। इन्हें तिब्बत का माना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन हम सबसे ज्यादा वैलिड व्यू मानते हैं मैक्स म्यूलर का, क्योंकि मैक्स म्यूलर के ही अनुसार ये कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। इन्हें मध्य एशिया का माना गया है। हम सब जानते हैं भारत में प्रवेश करने का रास्ता सिर्फ एक ही जगह से था। वो जगह थी कौन सी? सिंध। सिंध के ही रास्ते से इन्होंने भारत में प्रवेश किया, और भारत में एंट्री करके इन्होंने टेरिटरी अपनी बनाई। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नॉर्दर्न राजस्थान तक।
और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक या वेस्टर्न गंगा बैंक तक। कहने का मतलब आर्यों का भारत में विस्तार उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत पर ही था। मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रल एशिया कहाँ है सर जी? सेंट्रल एशिया बेसिकली उस जगह को कहते हैं जहां पर हमारे पास है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, वही जगह कहलाती है सेंट्रल एशिया। वहीं से आगमन माना गया है किसका? आर्यंस का या आर्यों का। ये आए भारत में और इन्होंने भारत में अपना विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वेस्टर्न गंगा बैंक या पश्चिमी गंगा तट तक किया। और यही एरिया पर अधिकार किया किसने? आर्यंस ने या आर्यों ने। और इसी जगह पर अधिकार करके इस जगह को इन्होंने नाम दिया आर्यवर्त। और हम सब जानते हैं हमारे देश का सबसे पुराना नाम ही क्या है? आर्यवर्त, जो हमें आर्यंस ने ही दिया था। और ऐसा इतिहासकारों ने हमें बताया है कि इन्हीं आर्यंस ने इस पूरे के पूरे भाग में एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की, एक रूरल सिविलाइजेशन शुरू की, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है ना, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इस सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य कृषि करना और पशुपालन करना था। द मेन वर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वैदिक सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि किया करते थे और पशुपालन किया करते थे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और यही कारण है कि आज भी हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और अभी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन का 68.9% लोग अभी भी क्या है? रूरल या ग्रामीण। ये है हमारी ग्रामीण जनसंख्या। और केवल 31.1% लोग ही हमारे देश में क्या है? शहरी या अर्बन। ये है हमारी अर्बन पॉपुलेशन। क्योंकि वैदिक काल से ही लोगों का मुख्य काम क्या रहा है? कृषि करना और पशुपालन करना। और ये भी हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया है कि जो वैदिक काल के परिवार हुआ करते थे, जो फैमिलीज हुआ करती थी, वो पितृसत्तात्मक हुआ करती थी, वो फादर्स डोमिनेटिंग हुआ। और केवल 31.1% लोग ही हमारे देश में क्या है? शहरी या अर्बन। ये है हमारी अर्बन पॉपुलेशन। क्योंकि वैदिक काल से ही लोगों का मुख्य काम क्या रहा है? कृषि करना और पशुपालन करना। और ये भी हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया है कि जो वैदिक काल के परिवार हुआ करते थे, जो फैमिलीज हुआ करती थी, वो पितृसत्तात्मक हुआ करती थी, वो फादर्स डोमिनेटिंग हुआ करती थी। कहने का मतलब एक परिवार में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस चलता था, जो एक परिवार में सत्ता चलती थी, वो पिता की चलती थी। और यही कारण है आज भी हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा गया है। और हमारी ज्यादातर फैमिलीज में अभी भी है ना, डोमिनेंस किसका चलता है? फादर्स का। और हेड ऑफ द फैमिली भी किसको माना जाता है? पिता को माना जाता है। ये थी विशेषता किसकी? वैदिक सिविलाइजेशन की या वैदिक सभ्यता की। इसके बाद हमने इसको वैदिक पीरियड इसलिए कहा, हमने इसको वैदिक काल इसलिए कहा, क्योंकि जो हमारे चारों वेद हैं उनकी भी रचना किस पीरियड में हुई? वैदिक काल में हुई। और हम सब जानते हैं हमारे पास चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद हमारे पास होता है ऋग्वेद। हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसका रचना काल माना गया है लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। इस पीरियड को हमने ऋग्वैदिक पीरियड कहा है। और क्योंकि इसी 500 साल के पीरियड में रचना हुई है हमारे ऋग्वेद की। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात माने, भाई हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास स्टोन एज है, हमारे पास कॉपर एज है, ब्रॉन्ज एज है,
फिर आयरन एज है। लेकिन अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो हमारे पास ये युग नहीं बल्कि क्या होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि वेदों की रचना नहीं हुई है बल्कि वेद क्या हुए हैं, प्रकट। जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन करवाया गया था तो उसी सागर मंथन से हमारे चारों के चारों वेद प्रकट भी हुए थे। ब्रह्मा जी की वाणी को ही क्या कहा गया है, वेद कहा गया है। लेकिन हमारे इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि हमारे वेदों की रचना वैदिक पीरियड में हुई थी और ऋग्वैदिक काल में 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रचना हुई अकेले ऋग्वेद की। तो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा एमंग ऑल। सभी वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम है। इट हैज 10 डिविजन्स, इसमें 10 मंडल हैं। और इसके 10 मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर की गई है। लेकिन बाद में पोस्ट वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल में इसके सारे के सारे मंडलों को संकलित किया गया, असेंबल किया गया और उसे रूप दे दिया गया किसका, ऋग्वेद का। और ये काम किसने किया, वेद व्यास ने। तो ध्यान रखेंगे, ऑल द 10 डिविजन्स ऑफ ऋग्वेदा हैव बीन असेंबल्ड बाय वेद व्यास। ऋग्वेद के 10 मंडलों का संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया था और वेद व्यास ने ही इसको रूप दिया था किसका, ऋग्वेद का। आपसे पूछेंगे कि बताइए ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे पुराने मंडल कौन से हैं। अगर आपसे सबसे पुराने या प्राचीनतम मंडल पूछे जाएं तो ध्यान रखेंगे 2 से लेकर 7। लेकिन सबसे नवीन मंडल या सबसे नया मंडल पूछा जाए तो याद रखेंगे इसका 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 2 से लेकर 7 तक सबसे पुराने हैं और जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंडल आपके पास होता है इसका 3रा मंडल। ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना या 3rd डिवीजन की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और इसी में ऋषि विश्वामित्र ने रचना की है हमारे गायत्री मंत्र की। आपसे पूछेंगे कि बताइए गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई है। लेकिन आपसे पूछेंगे ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र किसको समर्पित किया है, तो ध्यान रखेंगे ये सावित्री को समर्पित है। सतयुग में ही एक महिला हुई है जिसका नाम है सावित्री और इसी को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री माना जाता है क्योंकि सत्यवान की पत्नी थी। और जब एक बार सत्यवान की मृत्यु हुई तो यमराज है ना उसके प्राण हर के यमलोक ले गए, लेकिन ये यमलोक तक जाकर यमराज से लड़कर अपने पति को वापस धरती पर ले आई थी। ये बात है सतयुग की, ऐसा हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा है। इसी सावित्री को समर्पित किया गया है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र। लेकिन ध्यान रखेंगे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं सूर्य देव की स्तुति में। हम सूर्य देव की ही पूजा करने के लिए गायत्री मंत्र का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट मंडल है इसका 10वां मंडल या इसका 10th डिवीजन, जिसकी रचना की है ऋषि महासूक्त्य ने। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही ऋषि महासूक्त्य ने मनुष्य के वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख किया है। और ऐसा कहा है कि मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं क्योंकि इस सृष्टि की रचना की है किसने, ब्रह्मा जी ने। हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का रचयिता माना गया है। और ब्रह्मा जी के शरीर के
अलग अलग भागों से उत्पन्न हुए लोग ही क्या कहलाते हैं? मनुष्य के 4 वर्ण कहलाते हैं। और मनुष्य के 4 वर्ण होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना गया है कि जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से, अपने हेड से की है, वो ब्राह्मण हैं। जिनकी भुजाओं से, अपने शोल्डर से रचना की है, वो क्षत्रिय हैं। जिनकी रचना अपने पेट से की है, वो है वैश्य। और जिनकी रचना अपने चरणों से की है, वो है शूद्र। ये बात कही तो गई ऋग्वेद के 10वें मंडल में, लेकिन मनुष्य को देखकर कैसे पता चले कि इसे ब्रह्मा जी ने कहाँ से पैदा किया है, उत्पन्न किया है? इसीलिए इसी को कैटेगराइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम ये था कि ऐसा कहा गया कि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होगा, जैसा प्रोफेशन होगा, उसका वैसा ही वर्ण माना जाएगा। वो व्यक्ति जो चारों वेदों में से मिनिमम एक वेद का भी ज्ञान हासिल कर लेगा, वो व्यक्ति कहलाएगा ब्राह्मण। अगर उसे 2 वेदों का ज्ञान हासिल हुआ तो वो द्विवेदी कहलाएगा। 3 वेदों का ज्ञान हासिल हुआ तो वो त्रिवेदी कहलाएगा। और चारों वेदों का ज्ञान अगर उसने अर्जित किया तो वो चतुर्वेदी कहलाएगा। तो जो व्यक्ति वेदों का ज्ञान हासिल करेगा, जो पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करेगा, वो व्यक्ति कहलाएगा ब्राह्मण। जो दूसरों की रक्षा करेगा, रक्षा करने के लिए लड़ेगा, वो कहलाएगा क्षत्रिय। जो व्यापार करेगा और समाज में इकोनॉमिक बैलेंस या आर्थिक समावेश को बनाकर रखेगा, वो व्यक्ति कहलाएगा वैश्य। और जो कृषि करेगा और इन तीनों कैटेगरीज की सेवा करेगा, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। जिसका जैसा कर्म, उसका वैसा ही वर्ण माना जाएगा। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बनाई गई थी, ये ज्यादा समय तक नहीं चली, क्योंकि जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होने में बाकी थे 600 साल, 600 बीसी में मनुष्य ने आविष्कार किया किसका? आयरन का या लोहे का। और आयरन का आविष्कार होते ही, लोहे का आविष्कार होते ही एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, और हम रूरलाइजेशन से अर्बनाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से क्या हुए? बढ़े। और इससे हमें ये फायदा हुआ कि अब कृषि करने के जो इक्विपमेंट्स थे वो लोहे से बनने लगे थे। लेकिन वो कैटेगरी सिस्टम जो अभी तक कर्म के आधार पर चल रहा था, अब वो कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर बना दिया गया। और ये डिसाइड कर दिया गया कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, और शूद्र का बेटा शूद्र, चाहे उसका प्रोफेशन कुछ भी हो। अगर ब्राह्मण का बेटा कृषि करेगा तो वो जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन वो कर्म से क्या कहलाएगा? शूद्र। अगर क्षत्रिय का बेटा व्यापार करेगा तो वो जन्म से क्षत्रिय है, लेकिन कर्म से क्या? वैश्य। ये कैटेगरी सिस्टम बना दिया गया 600 बीसी में। और यही 600 बीसी वो सबसे पहला समय था जब हमारा देश क्या हुआ? डिवाइड हुआ। अभी तक तो लोग एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अलग अलग कम्युनिटीज बनाकर रहने लगे, और यहीं से कमजोर होना शुरू हुआ हमारा देश भारत, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा कि जब विदेशी रूलर्स हमारे देश पर आकर अटैक करेंगे तो सारे के सारे क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। अगली चीज, ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में भारत की सबसे पवित्र नदी सरस्वती हुआ करती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है किसको? इंडस को। अगर मोस्ट होली रिवर पूछा जाए या पवित्र नदी पूछा जाए तो वो थी सरस्वती। और अगर सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रिवर पूछा जाए तो वो थी इंडस या सिंधु। कहने का मतलब वैदिक काल में गंगा और यमुना का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो सिर्फ नदियां थी, लेकिन उन्हें पवित्र नदी नहीं माना जाता था, क्योंकि वैदिक काल की तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। और सबसे इंपॉर्टेंट नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी सिंधु या इंडस। और इस बात का पता हमें इसी से चलता है कि पूरे के पूरे ऋग्वेद में गंगा शब्द का इस्तेमाल केवल एक बार किया गया है, और यमुना शब्द का इस्तेमाल केवल 3 बार किया गया है। और इसी से हमें पता चलता है कि गंगा और यमुना की वो इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती थी वैदिक काल में, जो वो बाद में हो जाएगी जब हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे या गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज जो हम ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा था?
तो मैंने आपको कहा कि वैदिक काल में जितने भी परिवार हुआ करते थे वो सारे के सारे पितृ सत्तात्मक हुआ करते थे, फादर्स डोमिनेटिंग हुआ करते थे। और जितने भी है ना परिवार थे वहां पर पिताओं का ही आधिपत्य चलता था। इसीलिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला शब्द ही कौन सा है? पिता। ऋग्वेद में पिता शब्द का इस्तेमाल टोटल 335 बार हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार है पूरे के पूरे ऋग्वेद में। इसके बाद अगली चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है, द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है या जो ऋग्वेद को पढ़ता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है होत्री। ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले या ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्री कहते हैं, वह होत्री कहलाता है। इसके बाद हमारा दूसरा वेद होता है सामवेद। पोस्ट वैदिक पीरियड में या 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हमारे और 3 वेदों की रचना की गई। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है ना, वो पहले बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अगर वो मैंने जिस भी ऑप्शन में लिखा था वो सही होगा, पहले लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। और दूसरी चीज अभिषेक, सर आपके पढ़ाए हुए को ही पढ़ लें या कोई बुक भी लेनी पड़ेगी? देखिए डिपेंड करता है ना, आपको कौन से लेवल का एग्जाम देना है या आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में वो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर की चीजें हैं, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस सिलेबस है हिस्ट्री का, है ना, जिसका कभी अंत ही नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि आपके पास उतना टाइम है या आप किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़िए, है ना। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, उसके अलावा आपको कहीं पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामवेद अगला होता है, सामवेदा या सामवेद। और ये जो सामवेद है ये बना है किस शब्द से? साम शब्द से। और साम का अर्थ ही क्या होता है? गायन या सिंगिंग। साम का अर्थ होता है गायन या सिंगिंग। कहने का मतलब सामवेद में उन्हीं मंत्रों का संकलन किया गया है जो ऋग्वेद में है, लेकिन इसमें ऋग्वेद के वो मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण नहीं किया जाता बल्कि जिन्हें गाया जाता है, जिनका गायन किया जाता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। सामवेदा is considered as the father of Indian music। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और संगीत के 7 स्वरों का जो सबसे पहला उल्लेख है वो भी हमें सामवेद से ही मिला है। और हम सब जानते हैं संगीत के 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। इनका उल्लेख भी हमें सबसे पहले सामवेद से ही मिलता है। और सामवेद में सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। इसके अंदर सारे के सारे वो मंत्र हैं जो सूर्य देव की पूजा के लिए या सूर्य देव की स्तुति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ध्यान रखेंगे, एंड द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ सामवेदा, वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है उस व्यक्ति को कहते हैं उद्गाता। वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वह उद्गाता कहलाता है। अक्षित शर्मा, सर सीडीएस के लिए आपके नोट्स काफी हैं,
मेरे भाई मैंने आपको बताया, अगर आपको सीडीएस का एग्जाम देना है, ठीक है, जो यहाँ पर आप सीख रहे हैं उसको बिल्कुल परफेक्ट कीजिए, ठीक है, प्लस एनसीईआरटी की बुक्स जो है ना, जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो है एनसीईआरटी की किताबें। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। 6th क्लास में आपको एंशियंट इंडिया मिलेगा, 7th में आपको मेडिवल इंडिया मिलेगा, फिर 8th क्लास में आपको मॉडर्न इंडिया मिलेगा, उसके बाद फिर आपको 11th 12th क्लास में मिलेगा एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आप एनसीईआरटी की किताबों पर बिलीव कीजिए, बाकी दुनिया भर के जो राइटर्स हैं ना मार्केट में, उन पर कोई जरूरत नहीं है बिलीव करने की। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को रेफर कीजिए, क्योंकि वो सरकारी किताबें हैं, बात उन्हीं में जो लिखी हुई है उसी को क्या माना जाएगा, सच माना जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट, सामवेद के बाद अगला वेद हमारे पास होता है यजुर्वेद या यजुर्वेद। और यजुर्वेद बना है किस शब्द से? यजु शब्द से। यजु का अर्थ होता है यजना या यज्ञ। कहने का मतलब यजुर्वेद में वो मंत्र हैं, है ना, जो यज्ञों के नियमों और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्र हैं। कहने का मतलब ऑल द मंत्रास रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ यजनास एंड अदर रिलीजियस वर्क्स हैव बीन कंपाइल्ड इन यजुर्वेदा। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जितने भी धार्मिक काम होते हैं, या जितने भी यज्ञ होते हैं, उन सभी से संबंधित मंत्र वो किस में संकलित किए गए हैं? यजुर्वेद में संकलित किए गए हैं। और ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जिसमें गद्य भी हैं और पद्य भी हैं। कहने का मतलब स्टैंजास भी और पोइट्री भी। दिस इज द ओनली वेदा विच हैज स्टैंजा एंड पोइट्री बोथ। इसमें स्टैंजास भी हैं और इसमें पोइट्रीज भी हैं। ये इकलौता वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। और ध्यान रखेंगे, द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ यजुर्वेदा, वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, वह व्यक्ति कहलाता है अधर्व्यु। उस व्यक्ति को अधर्व्यु कहते हैं। इसके बाद आखिरी वेद जो हमारे पास होता है वो होता है अथर्व वेदा या अथर्व वेद। अगला होता है अथर्व वेदा या अथर्व वेद। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, अथर्व वेदा इज द न्यूएस्ट वेदा अमंग ऑल। चारों वेदों में सबसे नवीन या सबसे नया वेद ही किसको माना गया है? अथर्व वेद को माना गया है। और इसके अंदर बेसिकली वो मंत्र संकलित किए गए हैं जिसके अंदर क्या है? ट्रीटमेंट्स। All the mantras related to the treatment of black magic, hypnotism, treatment of bad souls, and other Ayurvedic treatments have been compiled in अथर्व वेदा। अथर्व वेद में बेसिकली काला जादू, वशीकरण के उपचार, प्रेत आत्माओं से निवारण और अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित मंत्रों को कंपाइल किया गया है, मंत्रों को संकलित किया गया है। जितने भी है ना काला जादू, जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्माओं से मुक्ति, ये जितने भी उपचार होते हैं, इन्हीं सभी उपचारों से संबंधित मंत्र किसमें है? अथर्व वेद में है। और ध्यान रखेंगे, वह व्यक्ति जो अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, दैट इज नोन एज ब्रह्मा। वह व्यक्ति जो अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। तो ये हमारे चार वो वेद थे जिनकी रचना वैदिक पीरियड में की गई थी, जिनसे संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होंगे? मिलेंगे। लेकिन है ना, एक हम बात करेंगे किसके बारे में? उपनिषदों के बारे में। एक तो होते हैं वेद और एक होते हैं उपनिषद। तो हम जानेंगे उपनिषद का मतलब क्या है। जो उपनिषद है
ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो उप जमा निषद। उप का मतलब होता है नियर बाय या समीप, और निषद का मतलब होता है टू सिट या बैठना। उपनिषद का मतलब है समीप बैठना। क्योंकि वैदिक काल में लिपियां नहीं लिखी जाती थी, वैदिक काल का सारा ज्ञान पर्सन टू पर्सन ही क्या किया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था। उन्हें रिसाइट कर करके, उनका उच्चारण कर करके ही यहाँ पर सारा का सारा ज्ञान ट्रांसफर किया जाता था। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि उन विद्याओं या उन, है ना, ज्ञान को जिन्हें शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। बेसिकली उपनिषद वो ज्ञान है, वो नॉलेज है जिसको शिष्य अपने गुरु के ही समीप बैठकर लिया करते थे, उसको हम उपनिषद कहते हैं। आपको दो उपनिषदों के नाम याद रखने हैं, दो फेमस उपनिषद जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है मुंडकोपनिषद। आपके पास क्वेश्चन आएगा, बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और एक होता है मांडुक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, जो शब्द हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये लिए गए हैं मांडुक्य उपनिषद से। और ये दोनों के दोनों उपनिषद, मैंने अभी आपको बताया उपनिषद का मतलब ही क्या है, वो ज्ञान, वो नॉलेज है ना, जो शिष्य गुरु के समीप बैठकर लिया करते थे। चलिए अब हम ब्रेक लेते हैं, आज ब्रेक भी नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद मैं 5-10 मिनट ब्रेक लेता हूं, और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे कहानी 600 BC से। चलिए, थैंक यू।
हाँ जी, वेलकम बैक। इंग्लिश में लिखिए। ओके, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है सब कुछ नोट्स में। अच्छा, सत्यमेव जयते मैं इंग्लिश में लिख के दिखाऊं मेरे भाई? ये तो कॉमन है। मैंने कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी इंग्लिश में समझा है, सिर्फ एक वर्ड ही तो लिखा है इंग्लिश में। और क्या क्या भेजा हुआ है जरा मैं देख लेता हूँ। वीडियो में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, वीडियो में कुछ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं था ही नहीं यहाँ पे, मैं ब्रेक पे था ना, इसलिए वीडियो में कुछ नहीं आ रहा था। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि वीडियो और ऑडियो वो दोनों बिल्कुल क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है? वीडियो और ऑडियो दोनों एकदम क्लियर है? आदित्य महाजन, यूपीएससी के लिए कौन सी बुक सर? अगर आपने एनसीईआरटी खत्म कर ली है ना, और एनसीईआरटी आपको पूरी अच्छी तरीके से आती है, फिर मैं बताता हूँ आपको बुक। ठीक है, जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करेंगे है ना, तब तक यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होगा, है ना, क्योंकि यूपीएससी में भी है ना उसी के मार्क्स मिलते हैं जो आप एनसीईआरटी का कंटेंट उसमें लिखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मनुष्य पहुंचा 600 बीसी में, जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होने में 600 साल बाकी थे, तो मनुष्य ने लोहे का आविष्कार किया। और इस आविष्कार के बाद जितनी भी लिपियां लिखी गई हैं, जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, वो सारी की सारी पढ़ ली गई हैं। इसीलिए हमने इस पीरियड को क्या कहा है? हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द पीरियड ऑफ 600 बीसी टू 712 एडी। 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक का जो पीरियड है इसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। इसको ऐतिहासिक काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसके हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हैं और लिटरेरी सोर्सेज भी मिले हैं। और जितने भी लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं या साहित्यिक स्रोत मिले हैं, वो सारे के सारे पढ़ भी लिए गए हैं। इसीलिए हमने इसको कहा हिस्टोरिक पीरियड। ये शुरू होता है 600 बीसी से। और हमारे पास ये जानकारी है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। जनपद का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला। और कई जनपद मिलकर ही क्या बनते हैं? एक महाजनपद, एक डिवीजन, एक मंडल बनता है। तो आज हमारे पास 29 स्टेट्स हैं। अगर अलग अलग 29 स्टेट्स की अलग अलग कैपिटल्स हैं। 600 बीसी में हमारे पास हुआ करते थे 16 महाजनपद। अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद, 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। लेकिन है ना, इस बात का हमें कैसे पता चला कि 600 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे? इसके हमारे पास कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में ऐसा लिखा हुआ मिला है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। और दूसरा एक जैन ग्रंथ, एक जैन टेक्स्ट जिसका नाम है भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में ऐसा लिखा हुआ मिला है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनकी अलग अलग कैपिटल्स हुआ करती थी। वो महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी थी, वही हमें क्या करना है? याद करना है। लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा या चंपा नगरी। दूसरा महाजनपद काशी।
काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। तीसरा महाजनपद मगध, जिसकी 3 राजधानियां थी। सबसे पहली राजगृही, उसके बाद बनी पाटलिपुत्र और फिर बनी वैशाली। इसके बाद गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। अगला महाजनपद कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट कंबोज, कंबोज की राजधानी थी हाटक और राजापुर। अगला महाजनपद सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अगला महाजनपद चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। ये वो महाजनपद हैं, है ना, जो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले या 600 बीसी में हुआ करते थे। और जिनकी अलग अलग क्या हुआ करती थी, राजधानियां हुआ करती थी। इसके बाद अगला महाजनपद कोसल, कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या। श्रावस्ती और अयोध्या। मल्ल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर और पावापुरी। मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला महाजनपद वज्जी, जिसकी राजधानी थी विदेह और मिथिला। अगला महाजनपद पांचाल, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य। अगला महाजनपद अस्मक, ध्यान रखेंगे अस्मक एक लौता महाजनपद था जो नॉर्थ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ इंडिया में हुआ करता था। बाकी सारे के सारे महाजनपद नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे। इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। और 16वां महाजनपद था अवंती। अवंती की भी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी अवंती की और एक दक्षिणी अवंती की। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। ये वो 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख हमें एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिला है। एक बार, है ना, इनको देख लीजिए आप ठीक से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
प्रांशु आर्य जी, हाँ जी, इनको याद करना है आपको। ये सारे के सारे महाजनपद और इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ये जो महाजनपद हमने लिखी है ना, इनका डिस्क्रिप्शन एक जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में है और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में है। प्रेजेंट डे इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर है प्रेजेंटली? इनमें से कई सारी जगहें हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे काशी, वाराणसी, है ना। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है, जो अफगानिस्तान में कंधार है वही गांधार कहलाता था। मथुरा अभी भी हमारे पास है, श्रावस्ती अभी भी है, अयोध्या अभी भी है, कुशीनगर अभी भी है, कौशाम्बी इलाहाबाद से पहले अभी भी है, ये ज्यादा उज्जैन अभी भी हमारे पास है। ये सारी की सारी जो जगहें हैं ये मेनली नॉर्थ इंडिया में ही एग्जिस्ट किया करती थी, है ना। और मेनली सिंध से लेकर बंगाल तक का जो एरिया था उन्हीं में ये सारे के सारे महाजनपद एग्जिस्ट किया करते थे। कंबोज की राजधानी थी हाटक और राजापुर। अवंती की दो राजधानी थी, एक नॉर्थ में जो उज्जैन थी और एक दक्षिण में जो थी माहिष्मती। उज्जैन हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में है, और जो माहिष्मती है वो बेसिकली महाराष्ट्र का पार्ट हुआ करता था। कंबोज की राजधानी है हाटक और राजापुर। नमन प्रताप सिंह जी, जय माहिष्मती। बाहुबली का भूत अभी उतरा नहीं है आपके सर से ना? बाहुबली के बाद तो लोगों को पद्मावत का भी भूत चढ़ गया, लेकिन अभी आप बाहुबली पर ही हैं। तो ये वो 16 महाजनपद हैं जो एग्जिस्ट किया करते थे। प्रांशु आर्य, सर ये माहिष्मती बाहुबली वाला है? हाँ जी, ये बिल्कुल बाहुबली वाला है। जो एस राजामौली ने बाहुबली बनाई है, वो जो किंगडम उसने यूज किया है वो माहिष्मती किंगडम है, जो 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था। चेदी की राजधानी मैंने लिखी है चंद्र प्रकाश, शक्तिमती। शक्तिमती हुआ करती थी चेदी की राजधानी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड की, ऐतिहासिक काल की, जो पूरा का पूरा इन्हीं जगहों में क्या करता था, एग्जिस्ट किया करता था। मैंने आपको बताया जो कैटेगरी सिस्टम था वो कर्म के आधार पर बनाया गया था। सिर्फ ब्राह्मणों का काम हुआ करता था वेदों का ज्ञान हासिल करना, और जितने भी पूजा पाठ और धार्मिक काम हुआ करते थे वो केवल ब्राह्मण किया करते थे। लेकिन उसमें बाकी कैटेगरीज को शामिल होने नहीं दिया जाता था। इसी का रीजन हुआ, इसी का कारण हुआ कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में वर्चस्वता बढ़ी किसकी? ब्राह्मणों की। और धीरे धीरे इंटॉलरेंस बढ़ने लगा बाकी कैटेगरीज में। इसीलिए 600 बीसी में एक रिलीजियस मूवमेंट हुआ, एक धार्मिक आंदोलन हुआ, और उसी धार्मिक आंदोलनों के तहत हमारे देश में दो धर्मों की स्थापना हुई, एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। अब हम बात करेंगे, वज्जी की राजधानी है विदेह और मिथिला। सर सील का यूज क्यों किया करते थे भाई? बेसिकली अगर आपको, है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल बनाना हो तो आप उसमें डेफिनेटली क्या लगाएंगे? मोहर लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे। उसी चीज के लिए सील्स का इस्तेमाल किया जाता था, मोहरें लगाई जाती थी उस टाइम पर। वज्जी की राजधानी है प्रवीण विदेह और मिथिला। अब हम बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी।
600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। इस टॉपिक में हम दो धर्मों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। या बौद्ध धर्म की। बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज गौतम बुद्ध। भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की गई किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। और गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध कहलाते हैं एशिया के ज्योतिपुंज। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। और क्योंकि ये शाक्य कुल के एक क्षत्रिय थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक गांव में पैदा हुए थे गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। हम सब जानते हैं इनका बचपन में नाम हुआ करता था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और जो इनके पिता थे शुद्धोधन, ये शाक्य कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे। और क्योंकि इन्होंने शाक्य कुल में जन्म लिया था, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शाक्य मुनि। इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। हिज मदर वॉज, इनकी माता का नाम था महामाया। जो कौलिय वंश की थी। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कौलिय वंश की थी। अक्षित शर्मा जी, हम बुद्धिज्म के ही तो ओरिजिन की बात कर रहे हैं, है ना। बुद्धिज्म कहाँ से आया? इंडिया में आया कहीं से नहीं, यहीं पर, है ना। गौतम बुद्ध ने स्थापना की थी बुद्धिज्म की। ओरिजिन क्या है ना, वो भी पता चल जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ना कि ब्राह्मण की ही हेगेमोनी को खत्म करने के लिए क्षत्रिय कुल में दो क्षत्रियों ने जन्म लिया था, एक सिद्धार्थ ने और एक वर्धमान ने। तो सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध कहलाए जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की है, और वर्धमान ही महावीर स्वामी कहलाए जिन्हें एक्चुअल फाउंडर माना जाता है किसका? जैनिज्म का। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की डेथ हुई और इन्हें पाला इनकी मौसी ने, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। इंपॉर्टेंट नाम है प्रजापति गौतमी, क्योंकि आगे चलकर प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की बनेगी फर्स्ट फीमेल डिसाइपल या प्रथम महिला शिष्य। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका एक बेटा था, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ
तो एस्ट्रोलॉजर्स ने इनके पिता शुद्धोधन से कहा कि आपका बेटा बड़ा होकर या तो एक बहुत बड़ा रूलर बनेगा, बहुत बड़ा शासक बनेगा, या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी, भिक्षुक या मोंक। जब तक रूलर बनने की बात थी तब तक तो सब ठीक था, क्योंकि क्षत्रिय धर्म ही क्या, रक्षा करना, शासन करना। लेकिन जब शुद्धोधन ने सुना कि ये सन्यासी या मोंक भी बन सकता है, तो इनके बचपन से ही कॉन्शियस रहे इनके पिता शुद्धोधन। इन्हें हमेशा महल में रखा जाता था और पूरी लग्जरी, पूरे ऐशो आराम में रखा जाता था। सारी की सारी जरूरत की वस्तुएं इन्हें इनके महल में ही अवेलेबल करवा दी जाती थी। सारे के सारे नौकर चाकर यंग और डायनामिक लोग हुआ करते थे। अगर कोई भी बीमार हुआ करता था तो उसे तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता था। कहने का मतलब, शुद्धोधन का उद्देश्य ये था कि जीवन में कभी भी सिद्धार्थ को ये ना पता चल पाए कि जीवन में दुख नाम की भी कोई चीज है या ट्रबल नाम की भी कोई चीज है। ऐसे ही, इसीलिए ये हमेशा महल में रहा करते थे और पूरी लग्जरी और पूरे ऐशो आराम में रहा करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो एक बार इनकी इच्छा हुई कि ये बाहर जाकर घूम कर आएंगे और अपनी टेरिटरी देख कर आएंगे कि वो कहाँ कहाँ तक विस्तृत है। इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने सारथी को बुलाया। आपके पास क्वेश्चन आएगा, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? इनका सारथी हुआ करता था चन्ना। इन्होंने अपने सारथी चन्ना को बुलाया और कहा, मेरा घोड़ा लेकर आइए, हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे और देख कर आएंगे अपना साम्राज्य, अपनी टेरिटरी कहाँ तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़े कंथक को लेकर सिद्धार्थ निकल पड़े। और जब ये बाहर गए घूमने के लिए तो इन्होंने वहां पर 4 सीन्स देखे, 4 दृश्य देखे। इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और वो लाठी का सहारा लेकर चल रहा था। उसको देखकर ये बेहद सरप्राइज हुए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने चारपाई पे एक कमजोर बीमार व्यक्ति को अंतिम सांसें लेते हुए देखा, जो कि बस प्राण त्यागने ही वाला था, जो मरने ही वाला था। इसके बाद ये और आगे बढ़े और इन्होंने एक डेड बॉडी को, एक अर्थी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा। और फिर जब ये और आगे बढ़े तो इन्होंने एक हंसते मुस्कुराते, बिल्कुल टेंशन फ्री एक सन्यासी, एक मोंक को देखा। जब इन्होंने ये चारों दृश्य देखे तो ये बेहद सरप्राइज हुए और इन्होंने है ना पूछा, किससे? चन्ना से। इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना आप मुझे बताइए, सारथी मीन्स, सारथी मेरे भाई वो होता है जो रथ चलाता है। रथ का मतलब होता है चैरियट, है ना, और रथ चलाने वाला होता है चैरियटियर, है ना, जिसको हम सारथी बोलते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का सारथी कौन हुआ करता था? चन्ना हुआ करता था। जब सिद्धार्थ ने ये चारों के चारों दृश्य देखे तो इन्होंने चन्ना से पूछा कि आप इन चारों के चारों दृश्य का मतलब मुझे बताइए। तो चन्ना ने इनसे कहा कि इस संसार में दुख ही दुख है, दिस लाइफ इज फुल ऑफ ट्रबल्स। और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी स्टेज आती है जब वो बूढ़ा होता है, बीमार होता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। चाहे आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहें या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते रहें, बट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज डेथ। लेकिन जीवन का परम लक्ष्य तो क्या है? मृत्यु, जो अटल है, जो हर व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। सिद्धार्थ को ये बात सुनकर बेहद शौक लगा। इन्होंने कहा कि अगर जीवन में दुख ही दुख है तो वो चौथा पर्सन कौन था जो एकदम हंसते मुस्कुराते हुए जा रहा था, जिसके चेहरे पर कोई टेंशन या कोई शिकन नहीं थी? चन्ना ने कहा, ही इज अ मोंक, वो एक सन्यासी है जो गृह त्याग कर चुका है, अपना घर छोड़ चुका है और सारे की सारी सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ चुका है। अब इसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति करना। सिद्धार्थ ने कहा कि वो कैसे होगा? तो चन्ना ने कहा कि ये व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर घूमेगा फिरेगा, लोगों को अच्छे अच्छे आचरण सिखाएगा, अच्छी अच्छी शिक्षा देगा, और ऐसे ही जहां पर सूर्यास्त होगा वहीं पर सो जाएगा, भिक्षा मांग कर खाएगा, अपना गुजारा करेगा, और ऐसे ही एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही ये सारी की सारी बातें सुनी सिद्धार्थ ने, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, यही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि मायूस दुखी होकर सिद्धार्थ वापस महल में लौट गए। अब ना तो नौकर चाकर अच्छे लग रहे थे और ना ही वो सारी की सारी सुख सुविधाएं जो उन्हें बचपन से ही मिली हुई थी। इसीलिए
फाइनली जब इनकी उम्र 29 वर्ष थी, जब ये 29 ईयर्स के थे, तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ये भी गृह त्याग करके एक भिक्षुक बनेंगे, एक सन्यासी बनेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे और एनलाइटमेंट की खोज में निकलेंगे, महाज्ञान प्राप्ति की खोज में ये निकलेंगे। इसीलिए एट द एज ऑफ 29 ईयर्स सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम। 29 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया और इसी घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्क्रमण। जब ये 29 वर्ष के थे, है ना, इनकी पत्नी भी थी यशोधरा, इनका बेटा भी था राहुल नाम का, लेकिन 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और ये एक सन्यासी बन गए थे, एक मोंक बन गए थे। और उसके बाद 6 साल तक भटकने के बाद, महाज्ञान प्राप्ति के 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इन्हें एनलाइटमेंट हुआ, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर ये सिद्धार्थ से क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाने लगे। कहानी को यहीं पर रोकेंगे, है ना। जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो कहानी शुरू ही कहां से करेंगे? सिद्धार्थ के गृह त्याग से कहानी शुरू करेंगे। फटाफट से आप क्वेश्चंस पूछिए, उसके बाद मैं आंसर करके क्लास को कंक्लूड करता हूं। अगली क्लास में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म कवर करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे मगध की डायनेस्टीज या राजवंश, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए जी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल गो फ्रॉम हियर। फटाफट से पूछिए जो पूछना है, फिर हम रुखसत होते हैं आज के लिए। ये कनेक्ट कीजिए हमसे, कनेक्ट कीजिए। गाना पार करो, पहुंची आ रहा है। हमारे 4 वेदों के साथ साथ, है ना, कुछ हमारे पास उपवेद भी हैं जिनकी संख्या 6 है। बेसिकली, है ना, वेद क्योंकि बहुत ही ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज में लिखे गए थे, उन्हीं को समझने योग्य बनाने के लिए उसके उप वेदों की रचना हुई है, ब्राह्मणों की रचना हुई है। उपवेदों के बारे में जानकारी के लिए आपको एसएससी में जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यंस ट्रेवल कैसे करते थे? पैदल करते थे भाई, और कैसे करेंगे? उस समय फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी। होम लिविंग ऑफ सिद्धार्थ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जिस समय इन्होंने गृह त्याग किया था। सर, आप 31 दिसंबर तक हमारे साथ रहेंगे भाई, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। मैं यहीं पर रहूंगा, मैं ही आपकी क्लासेस लूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एंशियंट इंडिया के लिए एनसीईआरटी, आशुतोष, एंशियंट इंडिया के लिए आप 6th क्लास की एनसीईआरटी की किताब पढ़िए और 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक का जो पार्ट 1 है उसको पढ़िए। प्रजापति गौतमी जो थी, वो सिद्धार्थ की मौसी थी जिन्होंने उन्हें पाला था और ये आगे चलकर उनकी फर्स्ट फीमेल डिसाइपल बनी थी। मम्मी को रखने का प्लेस क्या है भाई? अभी तो मम्मीज को ग्लास बॉक्स में बंद करके रखा जाता है, पहले उन्हें पिरामिड्स में रखा जाता था। नोट्स के लिंक सेंड कर दिए गए थे अभी, आज ही की क्लास में तो नोट्स का लिंक सेंड किया था। आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे।
प्रजापति गौतमी पहली महिला शिष्य, फर्स्ट फीमेल डिसाइपल। मॉक टेस्ट देना, बिल्कुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। काऊ की इंपॉर्टेंस वैदिक काल में हुआ करती थी। वैदिक काल में सबसे ज्यादा है ना पूजनीय और सबसे ज्यादा कीमती पशु ही गाय हुआ करते थे। नमन प्रताप सिंह, व्हाट डू यू थिंकिंग रिजर्वेशन इज गुड or not in your opinion? That is something related to the political part, and I'm here to just discuss about the history, my friend. So no comments about the reservation from my side. विकास कुमार पुनिया, इंपॉर्टेंट कौन से हैं 16 में से? 16 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मगध। मगध के ही बारे में हम बात करेंगे। विच वेदा टेल्स अबाउट रिबर्थ एंड डेथ? ऋग्वेदा ओनली, ऋग्वेद से ही पता चलता है। उपनिषद वो ज्ञान है, वो नॉलेज है जो शिष्य गुरु के पास बैठकर उनसे लिया करते थे, उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है। हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे पिंटू कुमार, घबराइए मत। टोटल कितनी क्लासेस होंगी सर हिस्ट्री की? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है कितनी होंगी। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्लासेस चलती रहेंगी। मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मरे हुए लोगों का टीला ही कहलाता है मोहनजोदड़ो। एसएससी के लिए मेरी क्लास और नोट्स सफिशिएंट? हाँ जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट, क्योंकि इससे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। ज़्यादा फोकस आपको मैथ्स और इंग्लिश पे करना होगा। एसएससी सीजीएल के लिए मटेरियल बहुत है, घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पिंटू कुमार, आपका एक ही क्वेश्चन है हिंदी नोट्स, और मेरा एक ही आंसर है कि वो अपलोड करवा दिए जाएंगे भाई। ठीक है, आपको आपने नोट्स, अगर आपने नोट्स के लिए बैच ज्वाइन किया है तो आपने गलत काम किया। मार्केट में नोट्स बने बनाए मिलते हैं, आप नोट्स ही खरीद लेते हैं। हरदीप नैन, और मेल शिष्य वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब एनलाइटमेंट हुआ गौतम बुद्ध का, तो उन्होंने तपस्सु और भल्लुक को सबसे पहले अपना शिष्य बनाया था, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बुद्धिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है। रिबर्थ और डेथ मैंने बता तो दिया अमित कुमार चौधरी जी, ऋग्वेद से हमें पता चलता है।